नमस्कार। हिंदी शाला में आपका स्वागत है। मैं यशोधरा भटनागर। बच्चों, हमने आज़ाद भारत में आंखें खोली हैं। आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं। आज़ादी हमें विरासत में मिली है, पर देश को आज़ाद कराने के लिए भारत माता के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वतंत्रता के लिए आत्माहुति देने वाले इन पूतों की शौर्य गाथाएं इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई हैं। बच्चों, इस वीडियो में भी हम देखेंगे स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले संघर्ष की एक झलक, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सीताराम सेकसरिया की डायरी से है। तो पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ, डायरी का एक पन्ना। बच्चों, इस पाठ में क्रांतिकारियों व देशभक्तों की कुर्बानी का स्मरण किया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि संगठन में असंभव से असंभव कार्य को करने की शक्ति है। संघे शक्ति युगे युगे। और दूसरी बात बताई है कि व्यक्ति से पहले देश है, देश सर्वोपरि है। तो पढ़ते हैं डायरी का एक पन्ना। बच्चों, पढ़ते हैं डायरी का एक पन्ना। लेखक हैं सीताराम सेकसरिया जी। लेखक परिचय। सीताराम सेकसरिया जी का जन्म सन 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था। उनकी सारी लिखाई पढ़ाई घर पर ही हुई थी। उन्हें विद्यालय जाने का अवसर ही नहीं मिला। उन्होंने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर तथा सुभाष बाबू के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। वर्ष 1962 में 1962 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और एक कार्यकर्ता की डायरी। ये 2 भागों में है। इनका देहांत वर्ष 1982 में हुआ था। अब पाठ का परिचय। बच्चों, ये एक डायरी विधा में लिखा हुआ है। और डायरी क्या है? डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा होती है। डायरी में लेखक अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में संग्रहित करता है। संग्रहित करना मतलब इकट्ठा करना। सीताराम सेकसरिया जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण से उन दिनों जो कुछ भी अनुभव किया, देखा और सुना, सब कुछ अपनी डायरी में सहेज लिया है। यह पाठ उसी डायरी का एक पन्ना है, जिसमें 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1931 के महात्म्य व संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन है। बच्चों, अब देखते हैं पाठ का सार। कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण। अब यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां पर पूरे भारत में ही देखेंगे, वैसे तो हम पूरे भारत में 26 जनवरी को 1930 और 31 को ध्वजारोहण हुआ था। राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। अब जो बात हो रही है बच्चों, वो हो रही है 26 जनवरी 1931 की। और ध्यान रखना है कि इस समय भारत परतंत्र था। तो कलकत्ता में राष्ट्रीय ध्वजारोहण 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में, ध्यान रखिए, परतंत्र भारत में। परतंत्र मीन्स गुलाम। गुलाम भारत में, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेज हमारे शासक थे, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1931 को इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। कलकत्ता में इसे भव्य रूप से मनाया जा रहा था। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कई मकान ऐसे सजाए गए थे मानो आजादी मिल गई हो। लोग बड़े उत्साहित थे। पुलिस गश्त लगा रही थी।
ट्रैफिक पुलिस, घुड़सवार भी इसी काम में लगे हुए थे। पुलिस द्वारा घेराव। बड़े बड़े पार्कों व सार्वजनिक स्थलों को पुलिस ने सुबह से घेर लिया था। अंग्रेज सरकार का आदेश था कि लोग एकत्रित ना होने पाए। मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा प्रस्तावित थी। इसे सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था। श्रद्धानंद पार्क में विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने जुलूस निकाला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में भी जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि के साथ झंडोत्सव मनाया गया। उन्हें उत्सव का महत्व भी समझाया गया। जुलूस को रोकने का प्रयास। सुभाष बाबू के पूरे जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुभाष बाबू कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इनके पूरे जुलूस का भार किस पर था? पूर्णोदास जी पर था। 2-3 बजे पूर्णोदास व उनके साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। स्त्रियों की टोलियां भी जुलूस निकालने की कोशिश में लगी थीं। स्त्रियां भी कम नहीं थी, पीछे नहीं थी। वे भी इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस संघर्ष में भाग ले रही थीं। 3 बजे तक हजारों की संख्या में लोग मैदान में इकट्ठे हो गए। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक धारा के तहत आम सभा नहीं हो सकती, इसमें भाग लेने वाले दोषी समझे जाएंगे। उधर काउंसिल ने भी खुली चुनौती दी, ओपन चैलेंज, कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सुभाष बाबू के नेतृत्व में संघर्ष। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उन्हें चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस रोक न पाई। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, जिसके कारण से अनेक लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां बरसाईं। वे बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। उन्हें पकड़ लिया गया और लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया गया। स्त्रियों ने भी संघर्ष किया। तो यहां पर अब स्त्रियों का संघर्ष दिखाया गया है। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पढ़ दी। स्त्रियों ने भी जुलूस निकाला। पुलिस ने उन पर भी लाठियां बरसाईं, जिसमें अनेक घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया। 50 से 60 स्त्रियां वहीं पर बैठ गईं, जिन्हें लाल बाजार जेल भेज दिया गया। इसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा तो उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। कुल 105 स्त्रियां, 105 लेडीज, स्त्रियां, महिलाएं गिरफ्तार की गईं, जिन्हें रात्रि 9 बजे छोड़ दिया गया। घायलों की स्थिति। अब इस पूरे संघर्ष में बहुत से लोग घायल हुए थे। तो 8 बजे कांग्रेस कार्यालय से फोन आया कि वहां अनेक घायल पहुंचे हुए हैं। लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचे। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख करने के साथ साथ उनके फोटो खिंचवा रहे थे। अब आप कहेंगे बच्चों कि फोटो क्यों खिंचवाए जा रहे थे? तो अब देखिए कि यहां पर फोटो क्या है, एक प्रूफ का काम करेगा, एक प्रमाण बन जाएगा कि जब स्वतंत्रता की मांग की जाती है तो इन स्वतंत्रता की मांग करने वाले भारतीयों पर अंग्रेज सरकार किस प्रकार से अत्याचार करती है। तो ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। और दूसरा ये, इसके माध्यम से देशवासियों में भी स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक जागृत होगी। लोग संगठित होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए आगे आएंगे। तो यह एक कारण था जिसके कारण से फोटो खिंचवाए जा रहे थे। महत्वपूर्ण प्रदर्शन। लेखक के अनुसार यह संघर्ष अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण था।
कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का कोई काम नहीं हो पा रहा। यह कलंक भी धुल गया और इससे यह भी आशा बंधी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम हो सकता है। तो ये तो बच्चों हमारे डायरी के एक पन्ने के सारे घटनाक्रम को हमने पढ़ लिया है। अब इसे आपको ध्यान रखना है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।